नमस्कार दोस्तों, अनकट स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अनकट स्टोरीज़ में हम ऐसी स्टोरीज शेयर करते हैं जो कि आपको नए तरीके से कृषि कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस बार जो स्टोरी हम शेयर करने वाले हैं वो है श्री गेनाभाई पटेल की स्टोरी, जो कि गुजरात के बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के लाखनी तहसील के रहने वाले हैं। इन्होंने अनार की खेती बहुत ही आधुनिक तरीके से की और इन्होंने न सिर्फ अपने आप को, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाया, बल्कि प्रदेश और देश का भी नाम ऊपर किया। इन्हें कई तरह के नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं और भारत सरकार ने इन्हें पद्म श्री से भी सम्मानित किया है। तो देर किस बात की, आइए मिलते हैं। नमस्कार पटेल साहब। नमस्कार। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहला प्रश्न किसान भाइयों की तरफ से कि आपका बचपन कैसा रहा, आपकी कृषि में नए कार्य करने की रुचि कैसे बढ़ी और आपने क्या पढ़ाई की है? मैं यहाँ पे बनासकांठा जिला से लाखनी तहसील से, मेरा नाम गेनाभाई पटेल है। मेरे पिताजी ऐसे ही कृषिकार थे, शुरुआत से कृषि करते थे और मैं जब छोटा था तब 1 साल की आयु में मेरा ये पोलियो हो गया था और उसका कोई इलाज नहीं हुआ। उसके बाद में मैं 6-7 साल का हुआ, उसी टाइम मेरे लिए मेरे पिताजी ने मेरे गांव में स्कूल चालू किया था और मेरे बड़े भाई साहब है जो मुझे कंधे पे उठा के मुझे स्कूल में लेके जाते थे। तो मैं उस टाइम जो गांव का लड़का रहता है उसको बाहर जाने में, और जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए बहुत तकलीफ रहती है। तो मैं पढ़ना भी नहीं चाहता उस टाइम कि मेरे को पढ़ना नहीं है, घर छोड़ के जाना नहीं था। लेकिन मेरे बड़े भाई कंधे पे उठा के ले जाते थे, मैं कंधे पे मारता रहता था, मेरा नहीं जाना है। लेकिन 6-7 दिन के बाद में मुझे अच्छा लगने लगा पढ़ने के लिए, और पढ़ने में मैं अव्वल आता था। सभी लोगों में जो 50-60 बच्चे पढ़ते थे उसमें सबसे पहले मैं ही आता था। पढ़ने में मैं बहुत होशियार था। एक बार मैं चौपड़ी पढ़ लेता था, उसके बाद में मेरे को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहती थी। तो फिर पढ़ने के बाद में मैं यहाँ 4 दौरान यहाँ पे पढ़ा, 5-6-7 कक्षा तक मैं रामपुरा पढ़ा और उसके बाद में मैं डीसा चला गया। तो मेरे जाने आने में बहुत दिक्कत होता था। तो मेरे पिताजी ने एक वो ट्राईसाइकिल ला के दिया था मुझे। तो उसी टाइम बहुत आनंद हुआ था। जो 1-2 किलोमीटर के हमारी जो छात्रावास था वहाँ से स्कूल में चला जाता था। स्कूल में भी बहुत जो हमारे टीचर थे वो बहुत अच्छी तरह से मुझे, दिव्यांग होते हुए मैं पढ़ने में होशियार था तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था। उसके बाद में मैं 11 तक पढ़ा। फिर बाद में मैंने बस मेरे कोई पढ़े हुए नहीं थे तो इसलिए मैंने छोड़ दिया पढ़ाई। तो 11वीं के बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी? फिर मैं यहाँ पे गांव में चला आया और मैं यहाँ पे बैठा रहता था। कुछ ना कुछ मैं घड़ी रिपेयर करता था, रेडियो रिपेयर करता था। 2-4 घड़ियाँ बिगाड़ दी, 2-4 रेडियो बिगाड़ दिए, उसमें कोई फावट नहीं मिला। कोई वो टीचिंग नहीं था, नहीं तो मैं वो भी कुछ कर लेता। फिर मैं बैठा रहता, मैं सोचता था कि कुछ करना चाहिए अपने को, ऐसे बैठे बैठे कैसे खा सकते हैं। तो मेरे भाई जो ट्रैक्टर चलाते थे, मैं कभी बगल घोड़ी रख के मैं चलता था। उसी टाइम मैं गाड़ी में आता था, जाता था, तो उसी ड्राइवर को देखता था कि ये कैसे चला रहे हैं। जो मेरे भाई ट्रैक्टर चलाते मैं पास में बैठता था कि ये कैसे चला रहे हैं। तो मैं ट्रैक्टर चलाने के लिए सीख गया और बहुत अच्छी तरह से मैं अच्छा ड्राइवर बन गया। सभी जो ड्राइवर जो डीजल की खपत करते हैं उससे मैं हर घंटे में 1 लीटर डीजल बचाता था। वो एक खूबी होती है चलाने की। तो मैंने करीबन 6-7 साल ट्रैक्टर खेती में मेरे पिताजी को, भाइयों को हेल्प किया। हमारे गांव में 6-7 बड़े किसान हैं और सब छोटे किसान हैं, तो उनको बहुत परेशानी रहती थी। किसान का जब देखता था तो ऐसा लगता था कि किसान को 10 रुपये चाहिए तो हमारे गांव के टीचर के पास वो लेने के लिए जाते थे। तो मैं सोचता था कि कुछ ऐसा किया जाए कि उनकी वजह से किसानों को किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना चाहिए। तो करीबन 80 की साल हो गई, ऐसा मुझे याद है। 80-81 में हमारे गांव में हमने 80-81 साल की 1980 1981 की बात कर। हाँ। और तब तक आप खेती तो करने लग गए थे? खेती करने लगे थे। उस समय क्या फसल लेते थे आप? उस समय में हमारे यहाँ पे जीरा होता था, कैस्टर होता था, ये बाजरा है, गेहूँ है वगैरह होता था। फिर बाद में मैं सोचता रहता था, तो उनके लिए मैंने एक मंडली बनाया किसानों का। तो किसानों का समूह बन के जो अगर कुछ काम करते हैं तो उसकी वजह से मेरा ख्याल ऐसा था कि किसानों को कुछ अच्छा हो सकता है। तो उन किसानों ने उस समय पे आप पे भरोसा कैसे किया कि चलो मंडल बनाते हैं? वो उनको बताया मैंने, और ये किसानों के जो हमारे जो जिला के कृषि के अधिकारी रहते थे उनको बुला के यहाँ पे मीटिंग करवाया। और मीटिंग करवाने के बाद में सभी को थोड़ा ऐसा लगा कि नहीं ये बात सही कह रहा है, तो अच्छा सीड लेके आए हम। अच्छा सीड ला के किसानों को
और सब्सिडाइज वाला सीड दिया। वो किस चीज़ का सीड था? वो राई का सीड था। और उसी टाइम बहुत अच्छी राई हुई थी, जो हमारे जो परंपरागत राई करते थे उससे भी अच्छा ये होने लगा था। तो फिर आपने राई की खेती इस एरिया में शुरू की थी। उसके बाद फिर आधुनिक खेती की तरफ आप कैसे मुड़े? आधुनिक खेती में मैं क्या करता था कि पहला मेरे पास ट्रैक्टर था, तो वो ट्रैक्टर चला, लेकिन मैंने अनार बोया उसी टाइम। तो मेरे को अनार में कोई स्प्रे करना है, कोई हम गाय आधारित खेती करते हैं, जो प्राकृतिक खेती करते हैं, तो उसका जो जीवामृत रहता है वो छांटने के लिए हमने ब्लोअर बसाया था। तो ब्लोअर में वो ट्रैक्टर से अच्छा, ये ट्रैक्टर जॉन डियर का था। मैंने देखा तो मेरे पास एक जॉन डियर 5310 था और दूसरा जॉन डियर ट्रैक्टर मैंने 5045 खरीदा था, क्योंकि उनकी वो झड़प ज़्यादा रहती है। तो वो छांटने के लिए उसके ऊपर जो ये जीवामृत वगैरह छांटना है तो वो बहुत अच्छी तरह से, या इसका जो रोटावेटर चलाना है तो वो उसकी अच्छी तरह से चलता है। तो मैंने वो जॉन डियर ट्रैक्टर पसंद किया। तो जॉन डियर ट्रैक्टर पसंद करना और फिर उसको खरीद के आपने आपकी खेती में खुद से उसका उपयोग किया जी। तो जॉन डियर ट्रैक्टर खरीदने का कोई मतलब आपके दिमाग में कैसे आया कि जॉन डियर ही लेना चाहिए? जो मेरे पास पहले ट्रैक्टर था उससे ये ज़्यादा शक्तिशाली था और उसकी झड़प भी बहुत अच्छी थी। और किसान को क्या है, जितना ज़मीन का लेयर है, जो ज़मीन में वो आधे फुट पौने फुट की जो लेयर तोड़ता है, लेकिन जॉन डियर 1 फुट 1.5 फुट चला जाता है इसकी कल्टीवेटर। तो उसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने ये पसंद कर लिया था। तो आप ये बताइए कि जब आप अनार की खेती करने लगे और उसमें आपको जो फ़ायदा हुआ, लेकिन उसके पहले भी आपने कई प्रयोग किए, तो ये प्रयोग करने का सोच ये कैसे आपने शुरू किया? हाँ, किसान है ना, किसान रोज प्रयोग करता रहता है। किसान को प्रयोग नहीं करेंगे तो उसको नया नया कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, नहीं तो वो टिक नहीं सकता है। तो उसी को तो जब उसके ऊपर आपत्ति आती है उसमें से कुछ सीखता है। जब आपत्ति है, कभी भी आपत्ति आती है तो उसके बारे में वो सोचता रहता है कि मैं इसके लिए क्या करूं, उसके कैसे किया जाए तो उसका हम सफल हो सके। तो वो हम करते रहते थे। लेकिन हमारे यहाँ पे ये क्या है, एक तो दोहरा धरती तो ऐसा है, जो हम इधर बैठे यहाँ से 50 फीट अंदर है, ज़मीन गड्ढा है, और एक पानी की दिक्कत बहुत है। पानी हमारे यहाँ 700-800 फुट पे चले गए। लेकिन एक हमको अनार लगाने से पहले हमारे यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे सुजलाम सुफलाम कैनाल निकाला, तो वो कैनाल की वजह से हमारा पानी जो डीप जा रहा था वो अप होने लगा, और उसकी वजह से हमारे यहाँ अनार की खेती का मैंने सोचा कि ऐसा किया जाए। मैं मेरे लिए भी सोचता था कि मेरी एक सोच थी कि मैं हर किसान जो कर सकते वो मैं नहीं कर सकता। पानी का जो इसका क्यारा बोलते हैं उसमें पानी चला जाता है तो वो ज़्यादा पानी जाता है और आय कम होती है। तो हमने ऐसा सोचा कि हम ड्रिप इरिगेशन करें, और बहु वर्ष के बाद में जो पौधे का जो मैंने सोचा आम कर लूँ, मैंने सोचा, और भी मैंने बहुत इसका गहन अभ्यास किया। भी आपने ट्राई किया, चीकू का किया, लेकिन उससे ज़्यादा बेचने के लिए, और ये सबसे अच्छा मैंने एक किताब में पढ़ा था कि एक अनार 100 बीमार को मिटाती है। तो मैंने अनार के लिए अध्ययन किया। इसके लिए मैं राजस्थान गया, मैं महाराष्ट्र गया, कच्छ की भूमि में गया, और इसका हमारा जो क्लाइमेट है वो अनार के लिए बहुत बढ़िया था। तो ये आपको कैसे पता लगा कि आपके एरिया का क्लाइमेट जो है वो अनार के लिए बहुत अच्छा है? जो हमारा जो ये इसमें ह्यूमिडिटी जो बोलते हैं, ह्यूमिडिटी पावर जो इसमें हवा में भेज रहता है वो कम है। यहाँ की ज़मीन सैंडी है, और पानी कितना भी गिरता है, पानी 10 इंच 20 इंच पानी गिरता है तो भी वो आधे घंटे में क्लियर कट हो जाता है। तो उसकी वजह से हमको ऐसा पक्का किसान की नज़र से जब देखा ना तो हमें मालूम हो गया कि पक्का ये अनार होगा। तो कितने साल लगे इस प्रयोग को सफल होने में? ऐसे तो मान लो तो 3-4 साल निकल गए थे। किसी को बोलता था तो वो बोलते थे कि नहीं हो सकता। मैंने भी नहीं देखा था। मैंने कभी, मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी, उसी टाइम वो फ्रूट लाते थे, एप्पल लाते थे, उसमें वो 1-2 अनार लाते थे, ऐसे ही वो देखा था। लेकिन अनार के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। लेकिन जब देखा, और किसान, मैं महाराष्ट्र चला गया, महाराष्ट्र में किसानों का जो खेत में देखा, इनका जो ज़मीन है उनकी वजह से हमारा ज़मीन थोड़ा हल्का है, लेकिन अच्छा अनार हो जाएगा। तो कैसा हुआ, पहली फसल कैसी रही आपकी? फिर हमने 18,000 पौधे ला के लगा दिए। भाइयों को पूछा कि आप साथ में आते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, तो भाइयों ने भी विश्वास किया कि नहीं, ये करता है तो कुछ अच्छा होगा। तो हमने अनार लगा दिया। लगा देने के बाद में 1-1.5 साल के बाद में अनार
2 साल में तैयार हो गए। तो उसी टाइम बहुत अच्छी तरह से अनार, बहुत बढ़िया अनार बड़े बड़े हो गए थे। लेकिन मार्केट का थोड़ा हमें मालूम नहीं था कहाँ बेचना है, कैसे करना है। तो 1-2 साल रहा, लेकिन फिर हमने इंटरनेट में रखता हूँ माध्यम से, अच्छा, आप इंटरनेट भी यूज़ करते हैं? करता हूँ। तो उनकी वजह से मैंने व्यापारियों को ऐसे रखा उसके ऊपर। तो व्यापारी लोग यहाँ पे आए। अब जो बाहर जो पश्चिम बंगाल के हैं, ये पूना के हैं, ये हमारे जयपुर से है, ये हमारे उड़ीसा से भी यहाँ तो पे आप उनको फोटो वगैरह भेजते थे यहाँ? हाँ, भेजते थे। बहुत अच्छा अनार होता था हमारा, जो एकदम जूसी, जो हमने महाराष्ट्र में देखा था, उसका जो नाप रहता है उसका स्वीटनेस का, तो महाराष्ट्र में 20 का स्वीटनेस था, मेरे यहाँ पे 23 था। अच्छा, बहुत बढ़िया अनार होता था। और ये हमारे यहाँ के अनार पका हुआ 15-20 दिन, 30 दिन तक बिगड़ता नहीं है। तो फिर ये जब आपकी फसल अच्छी हुई, आपको मुनाफा भी मिलने लगा, तो बाकी के किसान फिर आपको देख के आपके पास आने लगे? आसपास के जो हमारे गांव के सिवाय के जो लोग रहते थे, उन्होंने सब बोलते थे कि नहीं, ये नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन हमारे गांव के किसान तो हमारे ऊपर भी यकीन करते थे कि नहीं, ये कुछ करता है तो कुछ अच्छा ही करेगा। लेकिन जब हो गया, उसके बाद में मैंने किसानों को सभी को एकत्रित किया कि भाई आप आ जाइए, इसमें जुड़िए, क्योंकि थोड़ा है तो इसको बेचने में भी दिक्कत रहता है। आप सब जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और जुड़ने के बाद में बहुत अच्छा हुआ। जो हमारे छोटे छोटे किसान थे, उनको दिक्कत थी, तो उनको मैंने पौधे भी अवेलेबल कराए, और उनके पास पैसा नहीं था तो मैंने दे दिया कि आप बाद में दे देना मुझे। और मेरा ट्रैक्टर के ऊपर मैंने वो स्प्रेयर पंप वगैरह लेके जाके उनको सब लगवा के 1-2 साल में सब अच्छे हो गए। जो मैं आपको बोलूँ तो 1 बीघा ज़मीन से 10 से 12 हज़ार की आय हो रही थी। और अनार लगाने के बाद में मैं आपको बोलूँ कि हमारा यहाँ पे बीघा में 250 पौधे आते हैं। तो एक पौधे पे सरेराश जी इनको बोलते हैं, तो 20 से 25 किलो फ्रूट आते हैं अनार के। तो अपन ज़्यादा नहीं माने तो 50 रुपये का पर केजी मान लेते हैं, तो एक पौधा 1000-1200 रुपया देता है। और 250 पौधे में आप मान लो 2.5 लाख 3 लाख रुपये की आय होती थी। तो ये अनार की खेती से होने लगा? अनार की खेती से तो होने यहाँ पे आपने कितने किसानों को आपके साथ जोड़ा? मेरे गांव के सब किसान जुड़ गए। फिर तो बहुत स्प्रेड हुआ उनका। तो पूरे बनासकांठा ज़िले में 12,000 हेक्टेयर में उसी टाइम अनार लगा। फिर हमारे पास में राजस्थान है, तो राजस्थान में भी 12-13 हज़ार हेक्टेयर में लगा, कच्छ में लगा। पूरे गुजरात में करीबन 40,000 हेक्टेयर में अनार का वो हुआ। और मेरा ख्याल से 5 करोड़ पौधे लग गए अनार के। फिर यहाँ पे मेरे घर पे बहुत किसान आने लगे। हर सुबह में 6-7 बजे से तैयार होकर बैठता था। मेरे भाई फील्ड में उसको बताते थे और मैं इधर बैठा था। आज तक 70 से 80 हज़ार लोगों ने, किसानों ने मेरे खेत की मुलाकात की, आपसे सलाह लेके ये खेती की और आगे बढ़े। तो जैसे आपने बहुत सारे किसानों के लिए काम किया, आपने उनको जोड़ा, उनको फ़ायदा होने लगा, आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिले इसके लिए, फिर आपको पद्मश्री से भी नवाजा गया। तो ये यात्रा कैसी रही? अवार्ड तो जो मेरे को राजस्थान से भी अवार्ड मिला था। फिर बाद में मेरे को 10 नेशनल अवार्ड मिला है। मेरे को इजराइल में जो इनके प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने भी एक फेयर में मेरे को सम्मानित किया था। और मुझे भारत गौरव अवार्ड ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑफ लंदन में भी मिला है। फिर बाद में ये सब अवार्ड और सब मेरा काम, जो मैं इधर एक बार बैठे बैठे देख रहा था, तो हमारे टीवी पे चल रहा था कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण का नामांकन हो रहा है। तो मैंने भी उसमें वो किया। नहीं, सबमिट नहीं हो रहा था, लेकिन मैं एक काम लेता हूँ तो उसके बारे में पूरा जब एंड तक उसका काम रखता हूँ, छोड़ना नहीं है। तो मैं बैठा रहा 12 बजे तक उसमें स्पेस मिल गया और मेरा फॉर्म था वो सबमिट हो गया। फिर मैं भूल गया था। 26 जनवरी 2017 के दिन मुझे कॉल आया सुबह में कि आपको भारत सरकार पद्मश्री से नवाजा जा रही है। 13/4/2017 के दिन मुझे दिल्ली बुलाया गया। दरबार हॉल, जो अंग्रेज़ों के वाइसरॉय बैठते हैं, वही दरबार हॉल में हमारे राष्ट्रपति जी बैठते हैं वहाँ के। तो वहाँ पूरे प्रधानमंत्री का और सब विरोध पक्ष के लोग रहते हैं, उसके बीच में हमको पद्मश्री के लिए बुलाया गया। और मैं व्हील चेयर पर बैठ के गया था, तो वहाँ से माननीय राष्ट्रपति जी मेरे सामने आके मुझे पद्मश्री का चंद्रक पहनाया। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है। इसी के लिए मैं आज प्रधानमंत्री जी और सभी किसान भाइयों का भी मैं आभार मानता हूँ कि जिनकी
किसी की दुआ से मुझे पद्मश्री मिला है, नहीं तो मैं तो एक ये सरकारी गोलिया छोटा गांव है यहाँ पे पाकिस्तान के बॉर्डर पे हूँ, और एक छोटे किसान को, एक कंकर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक हीरो बनाया है और पद्मश्री सम्मान दिया है मुझे। तो आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देंगे कि वो किसानी करते करते अपनी आय को बढ़ा सके, कैसे आधुनिक खेती करे, तो आपकी सलाह क्या होगी? मैं किसान भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि एक तो पहले पानी बचाइए, जल है तो जीवन है, और एक अपने को ड्रिप इरिगेशन करना है। इसमें फवारा पद्धति है और ड्रिप इरिगेशन है, तो हमें ड्रिप इरिगेशन ही करना है। और जितना कम पानी में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक बूंद से ज़्यादा कैसे हो सके, तो वो हमें करना है। किसान भाइयों, मैं एक दिव्यांग किसान हूँ, लेकिन आप तो सब सशक्त है, आपके पास में सब शक्ति है, तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं। सब बोलते हैं कि बूढ़े हो गए, कैसे बूढ़े होते हैं? कि आदमी बूढ़ा कहाँ से होते हैं? मैं किसान भाइयों आपको बोलता हूँ कि आदमी बूढ़ा माइंड से होता है, शरीर से तो कुछ नहीं होता है। आप माइंड से 80 साल के हो तो भी आप जवान हो। तो मैं तो ये एक ही बात बताऊँ, मैं कभी असफल होना नहीं चाहता हूँ, और मैं आगे भी कुछ ना कुछ ऐसी शोध करूँगा। और एक मैं किसान भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि अभी अपने प्राकृतिक खेती करना है। तो कुल मिला के आधुनिक खेती करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। आपका समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको श्री गेना भाई पटेल से मिलके? अगर आपको अनार की खेती से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। हम ज़रूर गेना भाई के ज़रिए उनका आंसर आपको दिलवाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली अनकट स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।